really feel very, very happy to know that we have completed with depreciation after so many classes. And now we are moving to section 35 AD, deduction in respect of expenditure on specified business. Students, what is a specified business? I have told you, government time to time क्या करती है, specified business के list में उन businesses को डालती है जिन businesses की हमारे देश को जरूरत है. आज देखिए, आज जितने भी बिजनेस आपको डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं, पता है वो सब किसकी वजह से हैं? ड्यू टू टैक्स बेनिफिट. गवर्नमेंट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैक्स बेनिफिट के स्ट्रक्चर को चेंज करती गई, लेकिन जब जब भी टैक्स बेनिफिट दिया वो बिजनेस ग्रो जरूर किया. आज आपको क्या लगता है हमारे देश में किस चीजों की जरूरत है, किन बिजनेसेस की जरूरत है? डोंट यू थिंक कि हमें पेट्रोलियम वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है जो अच्छे और रीजनेबल रेट्स पे हो? पता है विदेशों से जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, दुबई एंड उसके आसपास की कंट्रीज, वहां से हमारा देश क्या करता है? पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करता है. लेकिन ये पेट्रोल और डीजल जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो ईदर टू वे से इंपोर्ट किए जाते हैं. एक तो होता है शिप से इंपोर्ट करना जो बहुत कॉस्टली है, कंटेनर्स में डाल डाल के उसको इंपोर्ट करना. दूसरा, दुबई से लेके हिंदुस्तान तक की समुद्र के नीचे से पाइपलाइन बिछी हुई है, वहां से भी आता है तेल. लेकिन पता है ये जितनी भी पाइपलाइन बिछी हुई है ये सब किसकी है? विदेशी कंपनियों की. गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश की अपनी पाइपलाइन हो, हमारे देश की कंपनी रिलायंस जैसी कंपनियां ये पाइपलाइन बिछाएं ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो? सस्ती हो. देखिए, विदेशी कंपनियों पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, वो जो भाव मांगेंगे ट्रांसपोर्टेशन का वो देना पड़ेगा. लेकिन शायद अगर इंडियन कंपनी होगी तो गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है. और अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कंट्रोल हो गई तो जरा सोचिए पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पे भी कंट्रोल आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा. और आपको तो पता ही है कि हिंदुस्तान कितना सेंसिटिव देश है. जहां पेट्रोल का भाव अगर 2 रुपए बढ़ जाए तो पूरे देश में आग लग जाती है, और बर्गर का भाव अगर 10 रुपए भी बढ़ जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता. दारू की बोतल 50 रुपए महंगी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेट्रोल 2 रुपए लीटर हो गया महंगा तो सरकार के पुतले हर चौराहे पे फूके जाएंगे, ये कंफर्म है. तो ये एक सेंसिटिव मुद्दा है जो गवर्नमेंट देख रही है. आपको पता है कि इंडिया में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी पुअर है. बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर तो बहुत हाई वॉल्यूम में प्रोड्यूस करते हैं, हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हमारी स्टोरेज इतनी खराब है कि हम उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को 2-4 दिन से ज्यादा रिटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ह्यूज लॉस होता है. वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अगर हमारे देश में अच्छी हो तो शायद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो क्वांटम पब्लिक तक पहुंच पाती है कंजप्शन के लिए वो हाई हो जाए और एक्सपोर्ट का वॉल्यूम भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बढ़ जाए अगर हमारी स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी हो. हिंदुस्तान टूरिज्म में अब ऑलमोस्ट समझ लीजिए नंबर 1 इन द वर्ल्ड है. ये हम हिंदुस्तानी हैं जो विदेश घूमने जाना पसंद करते हैं, पूरी दुनिया हिंदुस्तान घूमने आना पसंद करती है. टूरिज्म में ऑलमोस्ट नंबर 1 इन द वर्ल्ड है. हर देश की अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो एक्सपोर्ट से ज्यादा होती है. हमारा देश एक्सपोर्ट से नहीं टूरिज्म से ज्यादा पैसे कमाता है. जो विदेशी यहां हमारे देश में घूमने आते हैं वो जो पैसे खर्च करते हैं हमारे देश में, उससे हमारी इकोनॉमी को ज्यादा सपोर्ट मिलता है रेदर देन एक्सपोर्ट. और पता है ये टूरिज्म ग्रो कैसे करता है? अच्छे होटल से. अगर अच्छे होटल नहीं है तो टूरिज्म बैठ जाएगा किसी भी कंट्री में. इस टूरिज्म को और फर्दर इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कहती है होटल बिजनेस करिए, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे. मतलब आप बस कल्पना कीजिए, सोचिए कि हमारे देश को किन बिजनेसेस की जरूरत है. यू विल फाइंड ऑल दोज बिजनेसेस इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस. आज हमारे देश में बहुत छोटी मोटी इंडस्ट्रियां हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है, जिनकी हमारे देश में अगर वो माल बेचेंगे तो शायद 100 रुपए में बेचना मुश्किल हो जाए, लेकिन विदेशों में वो 1000 रुपए का माल बिक सकता है. लेकिन वो छोटी मोटी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जानती ही नहीं है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है. और राज अग्रवाल जैसे लोगों की कंसल्टेंसी लेना वो अफोर्ड नहीं कर सकते और इसलिए शायद वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते. गवर्नमेंट कहती है कि अगर ऐसी यूनिट्स बनाई जाएं जो एक्सपोर्ट करने को इंकरेज करे, एक्सपोर्ट में पूरा कॉपरेशन करे, हेल्प करे, तो हम ऐसे बिजनेसेस को क्या देंगे? टैक्स बेनिफिट देंगे. और बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि हमारे
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आज बहुत बिजी हो गया है। आज अगर हमें 5 किलोमीटर भी ड्राइव करके कहीं जाना होता है तो घंटों लग जाते हैं, क्योंकि रोड बहुत बिजी है, बहुत गाड़ियां हैं। 3-3 महीने पहले भी अगर ट्रेन की टिकट कराई जाए तो शायद ट्रेन की कंफर्म टिकट्स नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन पे भी बहुत लोड है। शायद किसी जमाने में फ्लाइट की टिकट तुरंत मिल जाया करती थी, आज तो वो भी पोजीशन नहीं है। एयरपोर्ट पे जाइए, वो भीड़ रेलवे स्टेशन वाली दिखाई देती है। शायद कुछ हद तक ट्रांसपोर्टेशन को कम बिजी किया जा सकता है, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम को, मोड को और बढ़ा लिया जाए तो। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए बोला कि जो लोग भी स्लरी पाइपलाइंस बनाते हैं, ये स्लरी पाइपलाइंस क्या होता है बताता हूं आपको। बेसिकली ये पाइपलाइन होता है जिसके थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जब हम पॉइंट आएंगे तो और डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये पाइपलाइंस होते हैं जिसके थ्रू आप आयरन ओर वगैरह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पानी के प्रेशर से आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, मतलब उसे ट्रक वगैरह पे कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो अगेन गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है कि यू आर इनटू स्पेसिफाइड बिजनेस। अब फायदा क्या है इस लिस्ट में? मेन मुद्दा तो वो है, सर आपने बहुत सारे बिजनेसेस की बात कही, हम लोग और भी बिजनेसेस देखेंगे इस लिस्ट में, लेकिन ये बिजनेसेस अगर इस लिस्ट में है तो इन बिजनेसेस को करने वाले लोगों को फायदा क्या है? फायदा उनको ये है कि वो रेवेन्यू खर्चे के साथ साथ पूरा कैपिटल खर्चा भी पीएल में चार्ज कर सकते हैं। या सोचिए वंडरफुल फायदा है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूं तो मैं उसका डिप्रिसिएशन पीएल में चार्ज करता हूं, लेकिन जो भी बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा है, जो भी बिजनेसमैन, वो सिर्फ अपना रेवेन्यू खर्चा नहीं, पीएल में कैपिटल खर्चा भी चार्ज कर रहा है। अब बताइए, कैपिटल खर्चे भी पूरे चार्ज हो जाएंगे तो प्रॉफिट कम आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। ऑब्वियसली टैक्सेस कम हो जाएंगे। और दूसरी सुंदर बात और सबसे महत्वपूर्ण सुंदर बात कि अगर हमें बिजनेस में लॉस होता है, नॉर्मल बिजनेस की बात करें, वो तो डेप्रिसिएशन ही चार्ज करने को मिलता है, उसके बाद भी अगर लॉस होता है तो उस लॉस को हम सिर्फ 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉस होता है तो वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, जन्म जन्मांतर तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 100 साल तक भी कैरी फॉरवर्ड होगा, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से स्पेसिफाइड बिजनेसेस को इंकरेज किया है। आइए एक एक करके उस बिजनेसेस के नाम देखते हैं, और ध्यान दीजिए कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस कदर समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, यस ये देश को जरूरत है। अगर एग्जाम में इस बिजनेस का नाम लिया तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, यस कैपिटल खर्चा भी पूरा चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस वो है जिसे हमारे देश को जरूरत है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35AD। आइए पहला क्या है इसमें 3 कॉलम आपको मिलेंगे। पहला स्पेसिफाइड बिजनेस कॉलम, दूसरा है एलिजिबल एसएससी, कौन कर सकता है ये धंधा, किसको बेनिफिट मिलेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन और आफ्टर, बिजनेस कमेंस कब करना है। इस डेट को आप याद मत कीजिए, लिव इट, इग्नोर कर दीजिए इसको। ऐसे समझ लीजिए कि कब बिजनेस स्टार्ट करना था इससे मुझे मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि आज ये बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको आज बेनिफिट मिल रहा है, और आपसे एग्जाम में बात करेगा करंट प्रीवियस ईयर 18-19 की। तो छोड़ दीजिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखना है तो इसे छोड़ दीजिए, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस और एलिजिबल एसएससी कौन है। स्पेसिफाइड बिजनेस, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस्ड फूड। आपको कह रहा है कि आप सेटअप कीजिए, ऑपरेट कीजिए कोल्ड चेन फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग की बात कर रहा है, ठीक है। कोल्ड चेन का मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इन सबको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाइए, क्योंकि इंडिया जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसमें बहुत पुअर है, और स्टोरेज अच्छा ना होने की वजह से माल खराब हो जाता है। ठीक है, ये बिजनेस कीजिए, आपको आप 35AD में हो। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाइए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोरेज के लिए। अब ये कौन सी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है? हर चीज कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखी जाती, हर चीज क्या ठंडी जगह पे रखी जाती है? नहीं, कुछ चीजों को नॉर्मल जगह भी चाहिए। तो दोनों तरीके के वेयर हाउसिंग की बात किया, कहा कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है तो वो बनाइए, और अगर नॉर्मल वेयर हाउसिंग बनाते हैं तो भी आप 35AD के आते हैं। ये भी बेनिफिट मिलेगा सभी एसएससी को। तो याद हो गया कौन कौन सा अभी तक आया, कोल्ड स्टोरेज और नॉर्मल स्टोरेज फैसिलिटी, ये बिजनेस 35AD में। फिर
लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। ये क्या मैं आपसे बात कर रहा था ना कि ये देखिए हिंदुस्तान है, ठीक है, और जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, हमारे यहां पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, ये सब यहीं से आता है, ठीक है। हम लोग भी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी कंजप्शन ज्यादा है इनकी, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और कुछ हद तक ये जो पाइपलाइन बिछी हुई है, ये समुद्र के अंदर से पाइपलाइन बिछी हुई है, वो पाइपलाइन के थ्रू सीधे हमारे देश तक आ जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ समय पहले तक जब तक पाइपलाइन नहीं थी तो सारा का सारा माल किस पे आता था? शिप पे आता था, कंटेनर में पेट्रोल डीजल भर भर के आता था, ठीक है। ये तो बहुत ही महंगा पड़ता था। पाइपलाइन बिछ गई है तो थोड़ा सस्ता हुआ है, लेकिन ये पाइपलाइन विदेशी कंपनियों की है, तो ये लोग मनमाना रेट लेते हैं। और हमारे देश की पाइपलाइन है नहीं, इसलिए वो और मनमाना रेट लेते हैं कि ये चाह के भी भारत तो ला नहीं पाएगा पेट्रोल डीजल। अब हमारी सरकार चाहती है कि आप पाइपलाइन बिछाइए नेचुरल गैस के लिए, पेट्रोलियम के लिए बिछाइए, लेकिन वो कौन बिछाएगा? एनईएसएससी नहीं, इंडियन कंपनी बिछाए कह रही है। अब देखिए यहां पे एनईएसएससी था, कोई भी कर ली ये काम, मतलब एक विदेशी कंपनी आके भी हमारे यहां स्टोरेज फैसिलिटी बनाएगी तो गवर्नमेंट कह रही है कर लीजिए, आपको भी बेनिफिट देंगे। लेकिन पाइपलाइन बिछाने वाला धंधा किसके लिए कह रही है? कह रही है इंडियन कंपनी आप करिए। अरे विदेशी कंपनी तो कर ही रखी है पाइपलाइन, ऐसा कोई ना कि हमारे देश में पाइपलाइन नहीं आई है गल्फ कंट्री से, है, लेकिन हमारी इंडियन कंपनीज की चाहिए, सरकार ये कह रही है इंडियन कंपनी। अच्छा, इंडियन कंपनी क्यों? अगर राज अग्रवाल एज एन इंडिविजुअल कह रहे हैं कि मैं पाइपलाइन बिछाना चाहता हूं गल्फ कंट्री से लेके इंडिया तक का, कोई पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहती है, कोई एचयूएफ करना चाहती है, उनको क्यों नहीं? उनको इसलिए नहीं क्योंकि हमें कह रही है गवर्नमेंट, राज अग्रवाल पहले अपने बाथरूम की पाइपलाइन तो ठीक कर लो, उसमें तो लीकेज हो जाता है, जो तुम कुछ फुट की पाइपलाइन बिछाते हो। तुम गल्फ से लेके, गल्फ कंट्री से लेके हिंदुस्तान की पाइपलाइन बिछाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए छोड़ दो ये सब। गवर्नमेंट कहना चाहती है ये सबके बस का काम नहीं होता, ये बड़ा काम है, इंडियन कंपनीज ही करेंगी ये, राइट। और कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनी, इनफैक्ट गवर्नमेंट ये भी समझती है कि ये किसी एक कंपनी के बस की बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर कंसोर्टियम बनाए। कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप, इकट्ठा होकर फिर काम कर लीजिए, उनको बेनिफिट देंगे, राइट। तो गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी को तो मना कर रखा है, उनके लिए ये बेनिफिट नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल एचयूएफ को इसलिए मना कर रही है, कह रही है तुम्हारे औकात के बाहर की चीज है, तुम सोचना भी मत ये सब कि लेके गल्फ कंट्री से इंडिया तक की पाइपलाइन बिछा दोगे, राइट। बेनिफिट किस लिए? इसलिए किसको है? इंडियन कंपनी को है, और कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनी को है। फिर क्या है? पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन, पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन, ठीक है, ये बिछाने के लिए कह रही है। अगेन किसको कह रही है? इंडियन कंपनी और कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनी। फिर बेनिफिट किसको? बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया न्यू स्टार होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी, 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी के होटल बनाइए, ये टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। कौन करेगा? कोई भी करे, बस याद रखिए बाकी सारा बिजनेस कोई भी कर ले, सबको बेनिफिट है। बस पाइपलाइन वाला जो काम था ना, नेचुरल गैस की पाइपलाइन और पेट्रोल की पाइपलाइन, ये काम सिर्फ अगर इंडियन कंपनी या उसका कंसोर्टियम करेगा तो ही बेनिफिट है, नहीं तो नहीं। मतलब अगर हम पाइपलाइन बिछाएंगे एज एन इंडिविजुअल तो नहीं मिलेगा। हाँ, हमने कंपनी बनाई राज लिमिटेड और वो कंपनी ये काम करेगी तो बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। हॉस्पिटल बनाइए, कह रहा है हॉस्पिटल बनाइए। क्या हमारे देश में हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी की और आवश्यकता है कि नहीं है? हाँ, अभी भी हिंदुस्तान मेडिकल फैसिलिटी में पीछे है। कहते हैं हॉस्पिटल बनाइए एटलीस्ट 100 बेड। पता है इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 100 बेड मतलब बड़ा अस्पताल बनाइए, 100 बेड होंगे अस्पताल में, इसका मतलब बड़ा अस्पताल होगा। बड़ा अस्पताल बनाइए, उसका बेनिफिट है, छोटे मोटे अस्पताल का नहीं। छोटे मोटे तो झोला छाप डॉक्टर हर जगह अवेलेबल है हिंदुस्तान में, हर गली और नुक्कड़ पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट को वो नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि 5 स्टार काइंड का बड़ा अस्पताल हो, 100 से अधिक बेड हो, ताकि अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी दी जा सके किसी को, ठीक है। एक ही अस्पताल में कई तरीके के डॉक्टर हो, इस तरीके का अस्पताल चाहिए सरकार को। कौन खोलेगा ये अस्पताल? डॉक्टर को खोलना है, इसलिए डॉक्टर को बेनिफिट मिलेगा? नहीं, राज अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अगर हॉस्पिटल खोलेगा ना तो मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। सरकार अस्पताल खोलने को कह रही है, इलाज करने को नहीं कह रही है। जो बिजनेस करेगा ये बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमने अस्पताल खोला, 100 डॉक्टर लगाए, 100 डॉक्टर हमारे यहां नौकरी करते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, काम कराते हैं। क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा 3580 का? यस मिलेगा, अस्पताल खोलने का बेनिफिट है, ठीक है। और हिंदुस्तान में कितने डॉक्टर बड़ा अस्पताल खोल ही पाए हैं? सच पूछिए तो ज्यादा से ज्यादा बड़े, जितने भी नोएडा में, गुड़गांव में बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं ना, पता है वो सब किसके हैं?
सारे के सारे अस्पताल पॉलिटिशियंस के हैं, उन्हीं के पास पैसा है इतना, ठीक है, कि वो अस्पताल जैसी चीजों को अंजाम दे सकते हैं, वो बड़े बड़े अस्पताल खोल सकते हैं, ठीक है। कुछ ही डॉक्टर्स हैं जिनके अपने अस्पताल हैं, ठीक है, जो भाई ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड में ब्रांड है, ठीक है। नरेश त्रिहान जैसे लोगों के पास अपने अस्पताल है, अदरवाइज बड़े बड़े अस्पताल तो सारे के सारे किसके हैं, किसी बिजनेसमैन के हैं या फिर आप कह लीजिए पॉलिटिशियंस के हैं, राइट। डॉक्टर तो नौकरी करते हैं वहां। आगे देखिए, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन। आपको कह रहा है हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाइए स्लम रीडेवलपमेंट में। स्लम रीडेवलपमेंट क्या होता है, जो झोपड़ झुग्गी वाला एरिया होता है, सरकार उन जमीनों को बस सस्ते रेट पे बिल्डर्स को देती है, कहती है झोपड़ झुग्गी को हटाओ और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ। हाँ, लेकिन इन झोपड़ झुग्गी वालों को लात मार के भगा मत देना। तुम देखो यहाँ पे क्या था पहले हम बताएं, देखो ये छोटी छोटी झोपड़ झुग्गी थी, ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी झोपड़ झुग्गी थी। अब इतनी जमीन में ये जो 5 झोपड़ झुग्गी लगी है, इतने में 100 फ्लैट बन जाएगा। गवर्नमेंट के लिए इसको हटाओ यहां से और यहां बड़ी वाली बिल्डिंग बनाओ, इसमें 100 फ्लैट रहेंगे, इसमें से 5 को तुम किसको दे देना, इन झोपड़ झुग्गी वालों को दे देना, बाकी 95 फ्लैट बेच लेना और जमीन हमसे सस्ते में ले लो। ये जो झोपड़ झुग्गी वाले लोग होते हैं, अपनी जमीन खरीद खरीद के झोपड़ झुग्गी थोड़ी ना बनाए हैं, तो कोई भी सरकारी जमीन जहां पा जाते हैं जगह, वहीं पे अपनी झोपड़ी बनाते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। तो जमीन तो सरकार की है ना, सरकार के लिए ये स्लम रीडेवलपमेंट करते हैं। स्लम मतलब झोपड़ झुग्गी एरिया, उसको डेवलप करते हैं। बिल्डर्स को कह रही है कि आइए जमीन लीजिए हमसे, सस्ते में लीजिए, वो सब झोपड़ झुग्गी वालों को हटाइए, लेकिन जब हटाएंगे तो पहले कहीं और इनको जगह दीजिए, और फिर जब बिल्डिंग बन जाएगी तो वापस इनको यहां पे जगह दे दीजिएगा। अब हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या गोलमाल चल रहा है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि होता क्या है असल में। सरकार क्या कह रही है वो मैं आपको बता सकता हूं। तो स्लम रीडेवलपमेंट के लिए अगर आप काम करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 35 एडी में, ठीक है। देखिए, आप कहेंगे कि सर इसमें बेनिफिट देने की क्या बात थी, बिजनेसमैन तो खुद ही इंटरेस्टेड रहेगा यहाँ पे आके बिल्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि उसको सस्ते में जमीन मिल रही है। वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको इस झोपड़ झुग्गी वालों को घर देना पड़ता है, ठीक है। और जैसे एक बात बताइए, ये जो झोपड़ झुग्गी वाले हैं, ठीक है, बेसिकली ये फाइनेंशियली बहुत पुअर हैं, ठीक है, छोटे मोटे काम करते हैं। तो इस बिल्डिंग में जब वो रहेंगे ना, तो इस बिल्डिंग में कोई भी अच्छा इंसान सोचेगा कि मैं यहां पे फ्लैट नहीं खरीदूंगा। वो इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि सोसाइटी अच्छी नहीं बनेगी। वहां पे इस तरीके के लोग भी रहते हैं जो बेसिकली स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में क्या होता है कि जब इन झोपड़ झुग्गी वालों को भी इसी में फ्लैट दे दिया जाता है ना, तो यहाँ के फ्लैट बिकना मुश्किल हो जाते हैं। बाकी फ्लैट भी लोग खरीदते नहीं है कि हम क्या वहां पे रहेंगे जहां पे कोई कचरा बीनने वाला रहता है। अब बात समझ रहे हैं? तो थोड़ी सी ये परेशानी आती है, तो बिल्डर्स इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। जरा देखिएगा सामने, उधर देखिए, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड शेयर फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन अलग अलग शहर में अलग अलग है। अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब होता है छोटा फ्लैट, जैसे मोटा मोटी 20-22 लाख रुपए तक के जो फ्लैट होते हैं उसको अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में डाला जाता है। और हर जगह की अफोर्डेबिलिटी अलग अलग है। जैसे नोएडा वगैरह के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब है, नोएडा गुड़गांव वगैरह के लिए 20 लाख रुपया। अगर हम वाराणसी की बात करें तो 15 से 18 लाख रुपया अफोर्डेबल हाउसिंग है। तो अगर बिल्डर कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग भी बनाता है अपनी पूरी बिल्डिंग में, तो उसे भी 35 एडी में डाला जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, हमारे देश में फर्टिलाइजर की जबरदस्त आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, तो फर्टिलाइजर के प्रोड्यूसर भी 35 एडी की लिस्ट में आते हैं। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपोट ऑफ फ्रेट स्टेशन। इनलैंड कंटेनर डिपोट ऑफ फ्रेट स्टेशन का काम यह होता है कि ये एक्सपोर्ट में पूरी तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा हिंदुस्तान, अब एक्सपोर्ट तो यहां समुद्र की किनारे यहां से होता है, लेकिन अब यहां पे जो लोग हैं वो लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो यहीं पे कह रहा है कि आप इनलैंड कंटेनर डिपोट बना लीजिए, ठीक है। जो लोग भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आपसे मिले, आप सारे हेल्प करो उनको और आप ही ले जाके उनका माल यहां से एक्सपोर्ट करा दो। अगर आप ये बिजनेस करोगे तो आपको बेनिफिट है। वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, स्टोरेज ऑफ शुगर के लिए बेनिफिट है। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन,
और मधुमक्खी पालन, वो मधुमक्खी के क्या नेटवर्क जो बनते हैं ना, उससे हनी निकलता है। कह रहे ये बिजनेस कीजिए। पहले हमारे देश में हनी बहुत बनाया जाता था, अब और इंडिया वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर भी था हनी का। अब ये बिजनेस धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो हनी का प्रोडक्शन वगैरह शुरू कीजिए। और जब आप हनी बनाते हो ना, तो जो बच जाता है एक्सट्रैक्ट, वो बीवैक्स होता है, ठीक है। ये वैसलीन जैसा होता है, इसका प्रोडक्शन कीजिए। लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइंस। स्लरी पाइपलाइंस क्या होता है? ये इस तरीके से रोड पे लगा के पाइपलाइन बिछा दी जाती है इसके ऊपर से, और इस पाइपलाइन में क्या किया जाता है? आयरन ओर डाला जाता है, लोहा डाला जाता है, और पानी का प्रेशर मारा जाता है। पानी के प्रेशर से आयरन ओर मूव करता है, जहां भी ले जाना होता है पाइपलाइन से मूव करा लिया जाता है, ताकि इसको ट्रक में लाद लाद के ले जाना ना पड़े। ऑपरेटिंग सेमीकंडक्टर एंड वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होता है? देखिए, जैसे इंडिया में आप ऐसे समझ लीजिए, टीवी के मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन कोई भी एलईडी नहीं बनाता है। जो टीवी में एलईडी लगती है वो कोई नहीं बनाता, वो सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं जापान से, चाइना से, ठीक है। ये सब किसमें बनता है? यही सब बनता है सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन यूनिट्स में। जो हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो सीपीयू का पार्ट्स होते हैं, कुछ मदरबोर्ड वगैरह, ये सब हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। तो ये सब कहां बनता है? यही बनता है अब सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन यूनिट्स में। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, वो हम लोग नहीं बनाते। सरकार कह रही है कि ये सब बनाइए, उसी के लिए ये इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है। कोई भी कर ले ये बिजनेस, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बताइए, अब सारे बिजनेस याद रहेंगे कि नहीं? दिमाग में बैठे हुए हैं कि ये सब बिजनेस वो हैं जिनकी जरूरत हमारे देश को है। और अब क्या होगा, बेनिफिट वगैरह क्या है, आगे देख लेते हैं। Where the pipeline is used as a common carrier of the total capacity, 1/3 will be made available for natural gas pipeline and 1/4 for petroleum product pipeline. कह रहा है अगर एक ही पाइपलाइन से सारा काम हो रहा है, मतलब गैस भी आ रहा है, पेट्रोल डीजल भी आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1/3 कम से कम उसका यूज गैस के लिए होना चाहिए, और 1/4 यूज कम से कम पेट्रोल के लिए होना चाहिए। अगर एक ही पाइपलाइन बिछाई गई है तो 1/3 यूज गैस का, 1/4 यूज पेट्रोल का होना चाहिए। डिडक्शन क्या है ये देखिए। 100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है 100% मिलेगा। 100% of the capital expenditure incurred prior to commencement of business shall be allowed in the year of commencement of business only if the same has been capitalized on the date of commencement of business. बिजनेस शुरू करने के पहले जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किए थे वो भी अलाउ कर देंगे, लेकिन बिजनेस शुरू करने वाले दिन आपको वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब वो फिक्स्ड एसेट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, फिक्स्ड एसेट के रूप में लिख दिया जाएगा उसको, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल नॉट इंक्लूड लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखिएगा। लैंड की डिडक्शन तो पूरी इनकम टैक्स में कहीं नहीं मिलती। आपने किसी से गुडविल खरीदा है और किसी कंपनी का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर, डिवेंचर्स, ये सब खरीदा है, तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, ये सब इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये नहीं मिलना चाहिए। और गुडविल की डिडक्शन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लैंड को भी गवर्नमेंट एक इन्वेस्टमेंट ही मानती है जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और गुडविल, जहां तक रही बात, गवर्नमेंट आपको अपना बिजनेस कह रही है, किसी और की गुडविल खरीद के धंधा करने को नहीं कह रही है, इसलिए गुडविल की डिडक्शन नहीं मिलेगी। 150% भी डिडक्शन मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। आइए देखिए कब। 150% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन और आफ्टर April 1, 2012 in respect of certain specified business commencing operation on or after April 1, 2012. That is cold chain facility, warehousing for agriculture produce, hospital with at least 100 beds, notified affordable housing project and production of fertilizer. अगर आपने 2012 के बाद एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, और बिजनेस भी 2012 के बाद शुरू किया था, बिजनेस भी 2012 के बाद शुरू किया था और एक्सपेंडिचर भी 2012 के बाद किया है, तो कैपिटल खर्चों का आपको 150% डिडक्शन दे देंगे कुछ बिजनेसेस के रिस्पेक्ट में। आइए ऊपर मार्क करा देते हैं। पहला है कोल्ड चेन फैसिलिटी, ये वाला, ये वाला। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ये वाला, ठीक है। कोल्ड चेन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड्स, हॉस्पिटल विथ 100 बेड्स कहां है?
ये रहा, ठीक है। नोटिव अफोर्डेबल हाउसिंग वाला बिजनेस और प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर वाला बिजनेस। हॉस्पिटल 100 बेड्स वाला, अफोर्डेबल हाउसिंग वाला और फर्टिलाइजर। 5 बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का 150% डिडक्शन भी है, ठीक है। आगे देखिए, नो डिडक्शन इफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10,000 इज इंकर्ड बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन एनी बैंक और एन अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। अगर आपने 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा किया, आपको पेमेंट कैसे करना है, 10,000 रुपए से ऊपर का अगर खर्चा है तो आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम IMPS, NEFT, ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट करिएगा, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं देंगे। तो 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट ऑनलाइन या फिर अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट से होनी चाहिए। ये तो डेप्रिसिएशन में भी हम लोग ने पढ़ा था कि अगर 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट आप किसी को करते हैं अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा, तो वहां भी क्या होता था, डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था। द सेम वे यहां भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। Other provisions. Business should be new business that is should not be formed by splitting up or reconstruction of old business. All together आपको नया बिजनेस करना है। अगर पहले से कोई धंधा आप कर रहे हैं, ये सब जो बताया गया है, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं तो पहले से ही हनी निकालता हूं और सरकार एक दिन कहती है कि अब जो हनी निकालेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, तो जो लोग अब सरकार के कहने के बाद निकालेंगे उनको, सरकार के कहने के बाद जो नए लोग निकालेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। जो पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट नहीं है। बिजनेस शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी यूज फॉर द बिजनेस। पुरानी प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल आपके बिजनेस में नहीं होना चाहिए। आपको नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है सारी की सारी। 20% तक पुरानी प्लांट एंड मशीनरी है तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Deduction under Chapter 6A shall not be allowed in respect of such business for any assessment year. Chapter 6A में कुछ sections हैं, आपको बताते हैं। वो section है कुछ इस तरीके के, ATIA, ATIB, इस तरीके के कुछ sections हैं, ठीक है। Chapter 6A में है ये सब, और इनमें क्या होता है, इन्हीं तरीके के businesses के benefit वहां भी दिए हुए हैं कि आप ये काम करते हैं तो आपको benefit मिलेगा, 5 साल के लिए टैक्स नहीं देना है, 10 साल के लिए टैक्स नहीं देना है, कुछ इस तरीके की बातें हैं वहां पे। तो गवर्नमेंट कह रही है या तो वहां बेनिफिट ले लेना या फिर यहां बेनिफिट ले लेना, ठीक है। 35 AD में पूरा खर्चा चार्ज करना है, कैपिटल रेवेन्यू सब, और ATIA ATIB में कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट नॉर्मल तरीके से होगा। वहां पे ये दिया रहता है कि 5 साल तक टैक्स नहीं देना है, 10 साल तक टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि या तो वहां बेनिफिट लेना और या तो यहां लेना, दोनों बेनिफिट मत ले लेना। तो आपको याद रखना होगा, या तो मुझे चैप्टर 6A का बेनिफिट मिलेगा और नहीं तो 35 AD मिलेगा। Actual cost of the asset for which deduction has been allowed under section 35 AD shall be taken as nil. अब 35 AD में क्या होता है कि सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप PL में चार्ज कर लेते हैं। तो कह रहा है कि उन कैपिटल एक्सपेंडिचर की एसेट की कॉस्ट निल होगी, मतलब फर्दर अब डेप्रिसिएशन का स्कोप नहीं है उस पर। क्यों? क्योंकि पूरा ही तो घटा लिए। अब कैपिटल एसेट टू बी यूज फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस शैल बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 8 years। कम से कम 8 साल तक उस मशीन वगैरह को आप रखिएगा। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हैं वो 8 साल तक आपको रिटेन करना है, रखना है। अब ध्यान दीजिए, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, पूरा पूरा आपको डिडक्शन मिल जाता है। गवर्नमेंट कह रही है कि मजाक नहीं है कि आपको पूरा पूरा डिडक्शन दे दें और उसके बाद आप उसको उठा के तुरंत बेच दिए, ठीक है। 8 साल तक उसको रिटेन रखिए, क्योंकि जितना आपने खर्चा किया है पूरी आपको डिडक्शन दी गई है। If such asset is used for any purpose other than specified business, the total amount of deductions so claimed and allowed in any previous year in respect of such asset shall be deemed to be the income of the assessee chargeable under the head PGBP of the previous year in which the asset is so used। कह रहा है स्पेसिफाइड बिजनेस के नाम पे एसेट खरीदे, पूरा 100% डिडक्शन लिए और उसको फिर दूसरे नॉर्मल बिजनेस में अपने यूज करने लग गए, तो कह रहा है जितना तुम डिडक्शन लिए थे वो वापस से इनकम बन जाएगी तुम्हारी। फिर से रिपीट करता हूं, आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदा तो भाई पूरा 100% डिडक्शन ले लिए तुम, और उसके बाद उसका इस्तेमाल स्पेसिफाइड बिजनेस में ना करके अपनी नॉर्मल बिजनेस में करने लग गए। गवर्नमेंट कह रही है जिस दिन अपनी नॉर्मल बिजनेस में उसको लाओगे, जितना डिडक्शन लिए थे वो सारा इनकम बन जाएगा।
इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बस समझा देता हूं इलस्ट्रेशन 15 क्या कहता है। इलस्ट्रेशन 15 ये कहता है कि आपने ठीक है, या देखिए अब इसको, XYZ लिमिटेड commence operation of the business of a 3-star hotel in Madurai, Tamil Nadu 1480। तो भाई 3 स्टार होटल है, अबव 2 स्टार स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आता है। इसने क्या किया है, 2 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए की लैंड है, तो लैंड की डिडक्शन तो मिलेगी नहीं, ठीक है। और ये करंट ईयर में किया है 18-19 में, और बिजनेस स्टार्ट करने के पहले उसने 50 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले भी किया था, ठीक है, और उसको बिजनेस शुरू करने पे कैपिटलाइज कर लिया, तो इस 50 लाख का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। और 2 करोड़ रुपए का जो इस बार खर्चा किया, इसमें से 1.5 करोड़ रुपए लैंड का घटा दीजिए, 50 लाख रुपए का ये भी डिडक्शन मिल जाएगा, तो टोटल 100 लाख का डिडक्शन मिलेगा। आसान सा एग्जांपल है, ठीक है। अब अगला सेक्शन हम देखेंगे, सेक्शन 35CCC। क्या है ये? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। सेक्शन 35CCC। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट क्या होता है? बेसिकली अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट, लर्निंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम किसानों को ये बताते हैं कि कैसे फसल को और बढ़ाया जाए, राइट, हम उनको कैसे अपनी खेती को और बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे राइट मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से मुनाफा बढ़वाएं हम किसका, जो किसान है उनका, और इसके लिए हम कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसी को कहा जाता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। सरकार इसको प्रमोट कर रही है कि अगर आप किसानों की मदद कर रहे हैं, किसानों को एजुकेट कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ फायदा देंगे। क्या फायदा देंगे? हम आपको कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा पूरे की 100% डिडक्शन दे देंगे। वाह भाई क्या बात है। देखिए, डिडक्शन ऑफ 100% विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय एसएससी फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड गाइडेंस ऑफ फार्मर। लेकिन ये एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं, अदर देन लैंड। लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके अलावा सारे खर्चों का मिल जाएगा। कैपिटल रेवेन्यू सबका लिख दूं, कैपिटल रेवेन्यू सबका 100%। एक बात बताइए, मैं भी तो ट्रेनिंग, एजुकेशन, गाइडेंस दे रहा हूं आप सबको, मुझे क्या डिडक्शन मिलती है? मुझे रेवेन्यू खर्चे की तो पूरी डिडक्शन मिलती है, लेकिन कैपिटल खर्चे का डिप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन अगर यही क्लास मैं किसानों के लिए चालू कर दूं, तो मुझे रेवेन्यू खर्चे का पूरा और कैपिटल खर्चे का भी पूरा, अदर देन लैंड, ठीक है। लैंड की तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि लैंड तो इनकम टैक्स में वैसे भी खर्चा नहीं होता, वो खर्चा है भी नहीं, सचमुच भी वो खर्चा नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन क्या है? नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 35CCD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर हम स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या होता है? हम कोई कोचिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसी जिसे 3 महीने 6 महीने में एक बच्चा कंप्लीट कर लेता है, और कंप्लीट करने के बाद इमीडिएट एम्प्लॉयबल हो जाता है, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, मतलब कहीं नौकरी पा जाता है या खुद ही काम करने लग जाता है। ऐसी कौन सी एजुकेशन है? बताइए, क्या मैं सीए, सीएस, सीएमए ये सब पढ़ाता हूं, 3 महीने में 6 महीने में आप क्वालिफाई करके कमाना शुरू कर दोगे? नहीं, राज सर तो वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिसमें 4 साल 5 साल लगते हैं, और वो भी गारंटी नहीं है, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, पास भी होंगे कि नहीं एग्जाम। भाई हम लोग का तो एजुकेशन ही अलग है ऑल टुगेदर। तो ये कौन से एजुकेशन की बात हो रही है? स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? जैसे हम आपको मोबाइल रिपेयर करना सिखाते हैं, तो भाई 3 महीने के अंदर मोबाइल रिपेयर करना सीख गए, कहीं नौकरी पा गए, कमाना शुरू कर दिए, ये है स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। या फिर हम आपको क्या सिखा रहे हैं? कार ड्राइव करना सिखा रहे हैं,
भाई आपने ड्राइविंग सीख ली, ड्राइवर की नौकरी पा गए, तुरंत कमाना शुरू कर दिए। भाई ये सब हो जाएगा कि नहीं 3 महीने 6 महीने के अंदर? बिल्कुल हो जाएगा। आप मेहंदी लगाना सीख रहे हो, ठीक है, इससे भी कमा सकते हो, राइट। तो इस तरीके की कोर्सेस, अकाउंटिंग का कोर्स हम करा रहे हैं, अकाउंटिंग का कोर्स, जिसमें हमने बेसिकली आपको टैली पे अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, जीएसटी की रिटर्न कैसे भरी जाती है, ये सब कुछ सिखा दिया और आप अकाउंटेंट की नौकरी पा गए। एक्चुअली यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात ऐसी हो रही है कि ऐसा कोई कोर्स हो जिसको करने के बाद 3 महीने 6 महीने के अंदर बच्चा कंप्लीट कर ले और करने के बाद 15,000 20,000 रुपए की, 10,000 15,000 20,000 रुपए की नौकरी पा जाए। एक्चुअली यहाँ बात उसकी हो रही है। देखिए हमारे देश में अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो ये वाली नौकरी और जनरेट करनी होगी, इसके लिए लोगों को कैपेबल बनाना पड़ेगा, राइट। गवर्नमेंट ये जो हायर एजुकेशन है उसको थोड़ी ना प्रमोट कर रही है, हायर एजुकेशन करने वाले तो खुद ही कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या गवर्नमेंट को इंकरेज करने की जरूरत है मुझे कि प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाओ? नहीं, मैं तो खुद ही इंकरेज हूं, मैं पढ़ा ही रहा हूं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इंकरेज हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। और अगर हम ऐसी कोचिंग या ट्रेनिंग देते हैं तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको 100% डिडक्शन देंगे, आपके सभी खर्चों का, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों छोड़ के। किसानों के लिए कर रहे थे तो सिर्फ लैंड छोड़ना था, बिल्डिंग का भी मिल रहा था डिडक्शन, जहां पे ट्रेनिंग चला रहे थे उस बिल्डिंग का भी डिडक्शन मिल रहा था। लेकिन अगर हम स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाते हैं, ठीक है, आपको रेडी एम्प्लॉयबल बनाने के लिए कोई कोर्स चलाते हैं, तो ऐसे में मुझे लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के बाकी का डिडक्शन मिल जाएगा, तो भी बहुत है भाई साहब, बहुत है। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ नॉर्मल लॉ तो चलेगा ही मेरे ऊपर, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन तो सबको मिलता है तो मुझे भी मिलेगा। 100% वाला डिडक्शन लैंड एंड बिल्डिंग का नहीं मिलेगा इस सेक्शन के तहत। इंकर्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाई बोर्ड। अच्छा, अब ये नहीं कि हम एक अकाउंटिंग का कोर्स बनाए और अपनी खुद मन से डिडक्शन लेने लग गए, नहीं, वो कोर्स हमको अप्रूव कराना पड़ेगा। किससे? जो गवर्नमेंट की बोर्ड है, जो अप्रूव करती है स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, उससे अप्रूव कराना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम एक अकाउंटिंग का कोर्स बनाते हैं तो क्या वो बोर्ड अप्रूव करेगी? हाँ, कर देगी। पता है क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों से अधिक से हम प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। भाई राज अग्रवाल अगर सीए, सीएस और सीएमए बनवा सकता है तो अकाउंटेंट बना सकता है कि नहीं? भाई गवर्नमेंट की बॉडी को बताएंगे, देखिए पिछले 12 साल से पढ़ा रहे हैं, ये मेरी रिकॉग्निशन है, ठीक है, इतने सारे बच्चों को मैंने प्रोफेशनल बनाया है, तो क्या मैं अकाउंटेंट बना लूंगा? हाँ, वो मान लेंगे कि हाँ मैं अकाउंटेंट बना सकता हूं, और मेरा कोर्स वो क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो उस कोर्सेज की पढ़ाई के लिए जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल, रेवेन्यू, सारे खर्चे पूरे किए, मुझे डिडक्शन मिलेगी, राइट। और तो और आपको जीएसटी में पढ़ाऊंगा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फीस पे मुझे जीएसटी भी नहीं लेना पड़ता। क्या आप बच्चों से मुझे जीएसटी लेना पड़ता है? हाँ, आपकी जो फीस आप पे करते हो ना, दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, और उसमें से जीएसटी का एलिमेंट जितना होता है ना आपकी फीस में, वो मैं गवर्नमेंट को देता हूं। लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में चलाऊंगा तो जीएसटी भी नहीं लगता, पूरी फीस मेरे जेब में जाएगी, सरकार वो भी नहीं लेती, और इनकम टैक्स में भी ज्यादा डिडक्शन देती है, राइट। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? अगर अकाउंटिंग की भाषा में बात करें तो बिजनेस कमेंस होने के पहले आप जो भी खर्चा करते हो वो कहलाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस कमेंस होने के पहले हम जो भी खर्चा करते हैं वो होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर वो फिक्स्ड एसेट नहीं है तो, अगर बिजनेस कमेंस करने के पहले मैंने लैंड खरीदी तो वो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। जो भी खर्चा आप बिजनेस कमेंस करने के पहले करते हैं, अगर वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, राइट। अब बिजनेस कमेंस करने के बाद जो आप खर्चा करते हैं वो भी अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, कैपिटल और रेवेन्यू। अब बिजनेस कमेंस करने के पहले जो खर्चे आप करते हैं वो होता है कैपिटल और प्रिलिमिनरी, ठीक है। तो बहुत सीधा सा बात है, बहुत सारे बच्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस समझते नहीं है। आज के बाद शायद आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अगर आज बिजनेस कमेंस हो रहा है तो आज से पहले जो भी खर्चा हुआ था वो या तो कैपिटल था या तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था। तो अगर आप कहते हो वो कैपिटल नहीं है तो प्रिलिमिनरी है,
और आज बिजनेस शुरू हो गया है, तो आज के बाद जो भी खर्चा होगा वो या तो कैपिटल होगा या तो रेवेन्यू होगा। ठीक है। अब इनकम टैक्स ऐसी भाषा तो यूज कर नहीं सकता, बिजनेस कमेंस होने के पहले जो भी खर्चा हो रहा है, इतनी ओपन लैंग्वेज यूज करेगा तब तो आप पता नहीं क्या क्या उसमें भर दोगे और डिडक्शन ले लोगे। इनकम टैक्स ने कन्फाइन कर दिया है डेफिनेशन को। गवर्नमेंट कहती है कि बस इन्हीं खर्चों को हम प्राइमरी एक्सपेंसेस मानेंगे। नहीं तो तुम तो बता दो कि बिजनेस चालू करने के पहले तुमने 1 करोड़ रुपए की चाय पी ली थी, कितनी मीटिंग कराए थे, सिर्फ चाय पानी के खर्चे तुम्हारे कितने आ गए थे 1 करोड़ रुपए के। गवर्नमेंट ये सब खर्चे नहीं मानेगी। ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि प्राइमरी एक्सपेंसेस क्या होता है वो हम डिफाइन करेंगे, जो हम बता रहे हैं वही प्राइमरी एक्सपेंसेस है। तो गवर्नमेंट कैसे बताती है, पूरा स्ट्रक्चर 35D का कैसा है ये देख लीजिए। सेक्शन 35D, सेक्शन याद करना है, रखना है। गवर्नमेंट कहती है पहले तो हम आपको बताएंगे क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिन्हें हम प्राइमरी एक्सपेंसेस मानते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 खर्चे गवर्नमेंट बोलेगी और फिर उसके बाद 4 खर्चे और बोला जाएगा। 1, 2, 3, 4, टोटल 9 खर्चे हैं जिनको प्राइमरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। 5 + 4, क्यों 5 अलग बोल रहे हैं 4 अलग बोल रहे हैं अभी बताते हैं आपको। 5 खर्चे ऐसे हैं, ये खर्चा आप खुद करिए, किसी भी से भी करा लीजिए। ये खर्चा अगर आपने हुआ है, आपने खुद इंकर किया या फिर किसी एजेंसी को देके आपने इंकर कराया है, आपको ये खर्चा प्राइमरी एक्सपेंसेस माना जाएगा। लेकिन ये 4 खर्चे या तो आप सेल्फ कीजिए और या फिर अप्रूव्ड कंसर्न से कराइए, मतलब किसी से भी कराने से नहीं चलेगा। और ये तो आप सेल्फ कीजिए, सेल्फ खुद इंकर कीजिए या एनीबॉडी, किसी भी एजेंसी को, एनीबॉडी या एनी एजेंसी कह लीजिए, किसी भी एजेंसी को देके करा लीजिए चलेगा, किसी भी आउटसाइडर से करा लीजिए। ये खुद करिए या फिर किसी अप्रूव्ड कंसर्न से कराइए, अगर आउटसाइडर से करा रहे हैं तभी ये खर्चा प्राइमरी एक्सपेंसेस माना जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया कि कौन कौन से खर्चे प्राइमरी एक्सपेंसेस है। यानी अगर आपको एग्जाम में 20 खर्चे दिए हुए हैं प्राइमरी एक्सपेंसेस बोल के, क्योंकि अकाउंटिंग की भाषा में तो हर वो खर्चा है जो कमेंसमेंट के पहले का है वो प्राइमरी एक्सपेंस है, लेकिन आपको उसमें से वो 9 खर्चे छांटने होंगे कि वो कौन से 9 खर्चे जो प्राइमरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब उसके बाद अब एक अमाउंट की भी सीलिंग है, अमाउंट की सीलिंग है। ठीक है। एक मैक्सिमम सीलिंग है, कॉर्पोरेट एसएससी के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, whichever is more। और यहां पे नॉन कॉर्पोरेट के केस में, नॉन कॉर्पोरेट के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ऐसे समझ लीजिए, अभी छोड़ दीजिए कि सीलिंग क्या है, ये तो मैं समझाऊंगा ही आपको। अब ऐसे समझ लीजिए कि उसके बाद एक सीलिंग दी है कि इससे ज्यादा प्राइमरी एक्सपेंसेस माना ही नहीं जाएगा। तो पहले तो क्या हुआ कि मुझे 20 आइटम दिए हुए थे 2 करोड़ रुपए मिला के, उसमें से मैंने पहले तो 9 आइटम छाटा, उसकी जोड़ आ रही थी 1 करोड़ 20 लाख रुपया। तो अब उसके बाद हम सीलिंग चेक करेंगे, सीलिंग आ रही है मेरी 1 करोड़ 30 लाख रुपया, तो ठीक है भाई 1 करोड़ 30 लाख रुपया प्राइमरी एक्सपेंसेस कहलाएगा। लेकिन सीलिंग आ रही है, मैक्सिमम सीलिंग आ रही है 1 करोड़ रुपए की, तो भले वो 9 आइटम की जोड़ 1 करोड़ 30 लाख रुपए, प्राइमरी एक्सपेंसेस 1 करोड़ रुपए ही माना जाएगा। ठीक है। अब अगला डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा आपको 1/5 इन 5 years, 1/5 कर करके 5 सालों तक डिडक्शन मिलेगा। तो 3 स्टेप में डिडक्शन कैलकुलेट होगा। पहले 9 आइटम की छटाई करिए, 5 + 4, उसके बाद क्या कीजिए सीलिंग निकालिए। सीलिंग देखिए ज्यादा है कि आपका प्राइमरी एक्सपेंसेस की जोड़ ज्यादा है, स्टेप नंबर 1 ये वाला था। ठीक है। ये 9 आइटम की जोड़ ज्यादा है कि ये सीलिंग ज्यादा है। अगर सीलिंग ज्यादा है तब तो आपको क्या लेना होगा, ये आइटम, और अगर यही ज्यादा है तो फिर सीलिंग लेना पड़ेगा। मतलब जो सीलिंग आई, जो भी आपकी ये सीलिंग आ रही है, मैक्सिमम सीलिंग या फिर जो अमाउंट, मतलब मैक्सिमम सीलिंग से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी केस में, मैक्सिमम सीलिंग से ज्यादा नहीं लेना है प्राइमरी एक्सपेंसेस। 9 आइटम की जोड़ ज्यादा भी आ रही है तो मैक्सिमम सीलिंग तक ही लेंगे। डिडक्शन क्या करेंगे, जो मैक्सिमम सीलिंग आ रही है या फिर ये जो आ रहा है भाई जो भी कम है इसमें से,
उसका 1/5 मिल जाएगा 5 सालों में। आइए देखना शुरू करते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D इज अवेलेबल टू ऑल रेजिडेंट एसएससी एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी। Non-resident SSC or a foreign company, even if it is resident in India, cannot claim any deduction under section 35D. 35D किसको अवेलेबल होता है? All resident SSC, ये याद रखिएगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता, एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को तो मिलेगा ही नहीं, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। तो सभी रेजिडेंट को मिलता है एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी इवन इफ इट इज रेजिडेंट नहीं मिलेगा। Non-resident SSC or a foreign company, even if it is resident in India, cannot claim any deduction under section 35D. Qualifying expenditure क्या है? 9 आइटम जो मैंने बताए थे आपको। आइए देखना शुरू करते हैं। पहले 5 आइटम। Legal charges for drafting any agreement between the SSC and any other person relating to setting up of the business of the SSC. जब मैं बिजनेस सेटअप करता हूं तो बहुत सारे लोगों के साथ एग्रीमेंट बनाता हूं, अपने सप्लायर के साथ, कस्टमर्स के साथ, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए जाते हैं। वो सब एग्रीमेंट बनवाने के लिए किसी वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ा जाता है, उनको फीस दी जाती है। कह रहा है वो फीस प्रीमियम एक्सपेंसेस माना जाएगा। दूसरा क्या है? लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इफ द टैक्स पेयर इज अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के केस में बनाया जाता है। कह रहा है कि इसको बनवाने के लिए निश्चित है किसी कंपनी सेक्रेटरी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एडवोकेट को पकड़ा जाएगा, उनको फीस दी जाएगी। क्या वो फीस का खर्चा जो है वो प्रीमियम एक्सपेंसेस है? कहता है तो प्रिंटिंग के खर्चे भी प्रीमियम एक्सपेंसेस माने जाएंगे। आप एमओए को, एओए को प्रिंट कराते हैं, उसका खर्चा प्रीमियम एक्सपेंसेस है। कंपनी जब आप रजिस्टर कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है आरओसी को, वो भी प्रीमियम एक्सपेंसेस है। Expenses in connection with public issue of shares and debentures of a company, underwriting commission, brokerage, charges for drafting, typing, printing, advertisement of the prospectus. जब आप पब्लिक इशू करते हैं शेयर या डिबेंचर का तो आपको प्रोस्पेक्टस छपवाना होता है, ठीक है? तो प्रोस्पेक्टस छपवाने का खर्चा, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह जो देते हैं वो सारे खर्चे प्रीमियम एक्सपेंसेस है। तो क्या क्या प्रीमियम एक्सपेंसेस होते हैं? 1 2 3 4 5। पहला, कोई भी लीगल एग्रीमेंट बनवाने का खर्चा। दूसरा, एमओए और एओए बनवाने का खर्चा, एमओए एओए छपवाने का खर्चा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन फी। पांचवा, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड सारे खर्चे, इशू से रिलेटेड सारे खर्चे, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर से रिलेटेड सारे खर्चे। फिर कहता है एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इज प्रिस्क्राइब्ड, एंड लेट मी टेल यू, आज तक कोई और खर्चा प्रिस्क्राइब किया ही नहीं गया है। ये बस सेक्शन में इसलिए डाला गया है कि गवर्नमेंट जब चाहे जब कुछ और भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। किया नहीं गया है, गवर्नमेंट ने एक भी खर्चा प्रिस्क्राइब नहीं किया है। 4 खर्चे और। द फॉलोइंग शैल बी क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर ओनली इफ द वर्क इज कैरिड ऑन बाय द एसएससी इटसेल्फ और कंसर्न अप्रूव बाय बोर्ड। ये एसएससी को खुद करना पड़ेगा खर्चा या फिर अप्रूव्ड कंसर्न से कराना पड़ेगा। ऊपर के 5 खर्चे खुद कर लो या किसी से भी करा लो, किसी से भी करा लो चलेगा। वो 4 खर्चे क्या है जो अप्रूव कंसर्न या खुद से करने होंगे? प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का खर्चा, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे और इंजीनियरिंग सर्विसेज। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज। आइए एक बार याद करते हैं वो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज। मतलब समझा देते हैं इसका। पहले आपको बताते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये जल्दी समझेंगे आप। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या चीज है? बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये होता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रिपेयर कराया जाता है 10-20 सालों का आगे तक का प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कि बिजनेस कैसा दिखेगा आगे, कैसे कैसे सेल होगी, क्या दिखेगा, मतलब खर्चे क्या होंगे। प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेसेस, ये कहलाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीजें जो होती है ना, पूरा फाइनेंशियल डाटा का एस्टिमेशन, इसे कहा जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कंडक्टिंग मार्केट सर्वे अब समझाते हैं आपको। कंडक्टिंग मार्केट सर्वे क्या होता है? मान लीजिए हम कार बनाने का प्लान कर रहे हैं, 60,000 रुपए की कार बनाएंगे, ये प्लान कर रहे हैं। तो मैंने एक एजेंसी को काम दिया, अप्रूव कंसर्न थी, उसको काम दिया कि एक काम करो, मार्केट में सर्वे करो कि ये 60,000 रुपए की कार जो हम 2 सीटर कार बनाने वाले हैं, कितने लोग इसको पसंद करेंगे परचेज करना। एक मार्केट में सर्वे करो। तो सर्वे आया, बड़ा सक्सेसफुल भी था। सर्वे का मतलब होता है वो जगह जगह अलग अलग तरीके से ऑनलाइन सर्वे कराएगा, फिजिकल सर्वेस होंगे, मॉल वगैरह में वो काउंटर लगाएगा, सर्वे फॉर्म्स बांटेगा, इस तरीके से सर्वे कराए जाते हैं, ठीक है?
तो मार्केट सर्वे अगर हमने कराया वो खर्चा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है? अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक अलग चीज है। मैंने एक एजेंसी को काम दिया कि ये बताओ सर्वे तो हो गया मेरा और जिसमें दिख रहा है कि बहुत सक्सेसफुल रहेगा, बहुत सारे लोग इसे पसंद करेंगे खरीदना। फिजिबिलिटी बताओ अभी भी बिजनेस वायबल है कि नहीं है करना। तो उसने फिजिबिलिटी में वो वायबिलिटी चेक करता है हर ग्राउंड पे। कहता है सर वायबल तो नहीं है बिजनेस करना, क्योंकि आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाओगे उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की रीपेमेंट पीरियड है 4 साल। आपका कैपिटल खर्चा ही 4 सालों में निकलेगा और उसके बाद आपका इनकम जनरेट हो पाएगा। भाई कैपिटल इतनी बड़ी बड़ी मशीन जो लगाओगे वही 4 साल हो जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिकवरी में। और 2 साल बाद चाइना क्या करेगी? इस कार को एक्सपोर्ट करेगी, ऐसी ही कार, और वो एक्सपोर्ट करेगी एट ए मच लोअर प्राइसेस और आपका उस समय मार्केट खराब हो जाएगा। तो फिजिबल नहीं है ये बिजनेस करना। बात समझ में आई? फिजिबिलिटी क्या होती है? बिजनेस वायबल है कि नहीं है करना, इसकी रिपोर्ट। इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंजन वगैरह की सर्वे, इंजन कैसा होना चाहिए या प्रोग्राम कोई लेना, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेना, टेक्नोलॉजी लेना, ये सारा चीज अगर आप लेते हैं तो अप्रूव कंसर्न से लीजिए, तो ये खर्चा माना जाएगा। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज। क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे की एक सीलिंग है, जितना चाहे जितना खर्चा नहीं मान लिया जाएगा आपका प्रीमियम एक्सपेंसेस। अगर आप नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 5% माना जाएगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 5%। क्या होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट? अभी नीचे देख रहे हैं। प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 5% ज्यादा खर्चा नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर प्रोजेक्ट आपका 1 करोड़ रुपए का है तो 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम एक्सपेंस, किस फिगर का 5% ज्यादा होगा? जो फिगर ज्यादा होगी। तो जो फिगर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि हम दोनों का 5% निकालते भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में जो ज्यादा होता है उसका 5% हम बोल देते हैं लिमिट है। और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 5%। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है? It means the actual cost of fixed asset which are shown in the books of the SSC as on the last day of the previous year in which the business of the SSC commences. जिस साल धंधा शुरू किए उस साल के आखिरी दिन, अगर मान लीजिए मैंने धंधा इस साल शुरू किया, ये अलग अलग साल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग साल है, ये अलग साल है। इस साल मैंने धंधा किया, ये इस साल मैंने धंधा शुरू किया यहां पे, तो इस साल की आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जितने रुपए की एसेट होगी, जितने रुपए का फिक्स्ड एसेट होगा उसकी जोड़ लगाइए, वही क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी यही होता है। आखिर जिस दिन आपने बिजनेस, जिस साल बिजनेस शुरू किया उस दिन के आखिरी दिन की कैपिटल देखनी है। कैपिटल में क्या क्या देखना है ये भी देख लीजिए। इशूड शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इशूड पोर्शन, डिवेंचर ले लीजिए। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेना है जो कि जिसका टेन्योर 5 साल या उससे ज्यादा है। तो कैपिटल का मतलब क्या है यहां पे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इशूड पोर्शन, देन डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग ग्रेटर 5 ईयर्स, ग्रेटर इक्वल टू 5 ईयर्स। अगर इंडिया के बाहर की बोरोइंग है तब तो 7 साल से भी ज्यादा का होना चाहिए, तब उसको लॉन्ग टर्म मानेंगे। किस दिन का देखना है? लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। जैसे विदेश से बोरोइंग है 6 साल की, 6 साल के लिए लोन लिया विदेश से, तो वो नहीं आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में, वो 7 साल या उससे बड़ा होना चाहिए। और देश के अंदर का लोन है तो 5 साल या उससे बड़ा होगा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहेंगे, ठीक है। और फिर जो भी बना प्रीमियम एक्सपेंस है उसका 1/5 डिडक्शन मिलेगा। जिस साल बिजनेस शुरू हुआ है वहां से मिलना शुरू हो जाएगा, 5 सालों तक मिलेगा। यानी जिस साल बिजनेस शुरू हुआ उस साल 1/5 मिल गया, और बैलेंस 1/5 कितने सालों में मिलेगा? आने वाले 4 सालों में मिलेगा, राइट। Illustration 16. Mohan Limited is incorporated in Bangalore on September 6, 2018. It commences production on March 15, 2019. The following expenses are incurred by the company before commencement of business. खर्चे क्या क्या हुए हैं जरा देखिए। एक्सपेंसेस ऑन इनकॉर्पोरेशन एंड इश्यू ऑफ शेयर्स 1,05,000 रुपए, क्या ये प्रीमियम एक्सपेंस माना जाता है? हाँ, टिक लगा लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय टैक्स पेयर हिमसेल्फ इटसेल्फ। हाँ ठीक है, टैक्स पेयर खुद ही ये सब काम करेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, तो ये भी खर्चा माना जाएगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज वर्क इज कैरिड ऑन बाय ए पर्सन व्हिच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। नहीं, अनअप्रूव्ड से नहीं करा सकते हो, अप्रूव्ड बाय बोर्ड होता तभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का खर्चा माना जाता है। 4 खर्चे अप्रूव्ड होने चाहिए, आप खुद से करो, तो ये वाला खर्चा नहीं माना जाएगा प्रीमियम।
तो प्रीलिमिनरी खर्चा हो कितना गया, 1,45 और 1,05,000, ये हो गया 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 रुपए का प्रीलिमिनरी खर्चा हो गया। अब आपको इसके बाद क्या करना है, देखना है ये कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों निकालिए, उसका 5%, जो ज्यादा है उसका 5% लीजिए, वो लिमिट हो जाएगी। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D assuming the following figures of fixed asset and capital on 31st March 19, that is the last day of the year in which taxpayer starts production। जिस दिन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उस साल के आखिरी दिन, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है 15 मार्च 19 को, 31 मार्च 19 को क्या फिक्स्ड एसेट कितने की थी, 60 लाख रुपए। और तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर कैपिटल, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग 7 साल या उससे ज्यादा का है, तो ये तीनों मिला के कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। जोड़ लीजिए 16 और 9, 25 और 25 और 45, 70, दोनों में से जो ज्यादा, 60 और 70 में से 70 ज्यादा, 70 का 5%, 3.5 लाख रुपया लिमिट हो जाएगी। मेरा है ही कितना प्रीमियम एक्सपेंसेस, 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख रुपया यानी 50-50 हजार करके 5 सालों में मिलेगा। हो गया, बहुत आसान। 2.5 लाख रुपया लिमिट है 3.5 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख रुपया पूरा मान लिया जाएगा। प्रीमियम खर्चा 2.5 लाख का है, लिमिट 3.5 लाख की है, तो 2.5 लाख रुपया माना जाएगा। हाँ, लिमिट अगर यही 2 लाख रुपए की आ जाती तो प्रीमियम एक्सपेंसेस भले 2.5 लाख का है माना जाता 2 ही लाख रुपया, फिर 2 लाख का 5 टुकड़ा किया जाता। देख लीजिए यहां आ भी गया आंसर। ठीक है, आइए अगला सेक्शन देखते हैं आपके साथ। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन द केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर। अमलगमेशन और डीमर्जर होता है तो खर्चा लगता है, बिल्कुल लगता है। कैसे लगता है, अरे भाई अमलगमेशन है, एक कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हैं, पीसी पे कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन, अमलगमेशन की अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने। अगर हम एक कंपनी को अमलगमेट कर रहे हैं तो निश्चित है उनके शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स देंगे अपनी कंपनी के। अब तो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड होगा कि कितने रुपए में वो कंपनी ली जा रही है। कौन डिसाइड करके बताएगा कि उस कंपनी की औकात कितनी है और कितना पैसा देना चाहिए? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा उसकी अकाउंटिंग, कैलकुलेशन करके देगा कि इस कंपनी को इतना रुपया दिया जाए खरीदने के लिए। तो जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन वगैरह के लिए सीए को फीस दे रहे हैं, और भी बहुत सारे खर्चे लग रहे होंगे अमलगमेशन में, लीगल एग्रीमेंट वगैरह बन रहा होगा। ये जो भी खर्चे हैं उनको 5 सालों में डिडक्शन करने को मिलता है। जो भी अमलगमेशन और डीमर्जर का खर्चा आएगा 5 सालों में डिडक्शन मिलेगा। द एक्सपेंडिचर इज अलाउड इज डिडक्शन इन 5 सक्सेसिव ईयर्स इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट टू एन इंडियन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी अमलगमेट कर रही है तो ही उसको डिडक्शन है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज डिडक्टेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच अमलगमेशन और डीमर्जर टेक्स प्लेस। अगर मैं ए लिमिटेड हूं, मैं किसी कंपनी को अमलगमेट कर रहा हूं, मेरा जो भी खर्चा लगेगा अमलगमेशन में, या फिर मैं डीमर्ज कर रहा हूं, तो मेरा जो भी खर्चा लगेगा 5 सालों में मुझे ये खर्चा क्लेम करने के लिए मिलेगा। पहला खर्चा जिस साल ये सब कुछ अमलगमेशन और डीमर्जर हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आपको पहले भी 2 चीजें एक साथ बताए थे हम, वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट वो होता है जहां पे हम अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से हट जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और रिट्रेंचमेंट वो होता है जिसमें हम पॉइंट आउट करके लोगों को हटाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रिट्रेंचमेंट के जब हम करते हैं कि ए बी तुम लोग हट जाओ और ये लोग 2-2 लाख रुपया, मैंने 4 लाख रुपया दे दिया, ये 4 लाख रुपया रेवेन्यू खर्चा है, पीएल में पूरा चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाते हैं, एम्प्लॉय को कहते हैं आप अपने से हट जाइए, जो हटेगा उसको 10 लाख रुपया देंगे। 4 लोग हट गए, 40 लाख रुपया मुझे देना पड़ गया। तो कहता है कि जो ये पेमेंट आप वॉलंटरी रिटायरमेंट का कर रहे हैं इसकी डिडक्शन 5 सालों में मिलेगी। इसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी? 5 सालों में मिलेगी। और दूसरी खास बात यह है कि 5 सालों में डिडक्शन कब से मिलना शुरू होगी? जब आप पे करोगे तब से मिलना शुरू होगी। मतलब मान लीजिए आज हम अपने एम्प्लॉय को निकाल देते हैं प्रीवियस ईयर 18-19 में, एम्प्लॉय से कहते हैं कि निकल जाइए, वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात हो रही है, निकल जाइए, हम आपको 10-10 लाख रुपए देंगे। 4 एम्प्लॉय निकल जाते हैं, मुझे 40 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर 18-19 में दिया नहीं, तो मुझे प्रीवियस ईयर 18-19 में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 19-20 में मैंने कितना दिया? 40 लाख रुपए दे दिया, तो 19-20 में 40 लाख रुपए का 5 टुकड़ा किया जाएगा। कितना हुआ?
8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया 1920 प्रीवियस ईयर में मिलेगा और फिर 8 लाख रुपए करके आगे के 4 सालों में मिलेगा। जब पे करोगे तब से मिलना शुरू होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने उन एम्प्लॉइज को बोला प्रीवियस ईयर 18-19 में, मैंने बोला कि ठीक है जो लोग भी निकलेंगे उनको पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा कि आई एम रेडी टू पे 40 लाख। ठीक है, लेकिन ये 40 लाख बस एक्रू किया, यहां पे मैंने पे नहीं किया। मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर 1920 में 20 लाख रुपए इसमें से पे किया। ठीक है, या कह लीजिए 30 लाख रुपए पे किया और प्रीवियस ईयर फिर 2021 में मैंने 10 लाख रुपए रिमेनिंग पे किया। तो जब 19-20 में तुमने 30 लाख रुपए पे किया तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 5 कर दिया जाएगा, 6 लाख रुपए तुमको हर साल डिडक्शन मिलेगा। 6 लाख रुपए यहां भी मिलेगा। ठीक है, और इस 10 लाख रुपए को जब 20-21 में दियो, इसका 5 डिवीजन यहां से शुरू होगा, 2 लाख रुपए यहां पे मिलना शुरू होगा 20-21 में। तो 20-21 में आपकी जो डिडक्शन आएगी 6 लाख रुपए ये और 2 लाख रुपए ये मिला के 6 और 2 8 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर 21-22 में 8 लाख रुपए फिर मिलेगा। प्रीवियस ईयर 22-23 में फिर 8 लाख रुपए मिलेगा। प्रीवियस ईयर 23-24 में फिर 8 लाख रुपए मिलेगा। प्रीवियस ईयर 24-25 में फिर 8 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, 5 साल हो गया। देखिए इस 6 लाख रुपए वाले को 5 साल हो गया। 6 लाख यहां मिला था, ठीक है, 6 लाख यहां मिल गया, 6, अच्छा बस हो गया, यहां भी नहीं मिलेगा। 6 लाख रुपया 5 बार हो गया। ठीक है, कहां होगा, 6 लाख रुपया यहां मिला, 6 लाख रुपया हम ब्लू टिक कर रहे हैं, 6 लाख रुपया यहां मिला, किसमें 19-20 में, 20-21 में भी 6 लाख रुपया मिल चुका है, 21-22 में इसके अंदर 6 लाख है, इसके अंदर 6 लाख है, इसके अंदर 6 लाख है। अब 2 लाख की बात करते हैं। 2 लाख का टिक हम करते हैं पिंक पेन से। 2 लाख रुपए यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, 2 लाख रुपए यहां और मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो जब आप पेमेंट करेंगे तभी से मिलना शुरू होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन की डिडक्शन। Expenditure incurred under voluntary retirement scheme 35 DDA. Expenditure on payment to employer at the time of his voluntary retirement shall be allowed as deduction in 5 equal installments for 5 years, starting from the year of payment. If payment is made by the employer more than 1 year, then deduction shall be allowed in 5 installments for payment made in each previous year. अगर अलग अलग साल में आप पेमेंट करते जा रहे हैं तो जब आप पेमेंट करेंगे वहां से 5 टुकड़े किए जाएंगे। मतलब जिस साल पेमेंट किए वहां से 5 सालों में आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग। सेक्शन इलस्ट्रेशन 17 जो है इसे आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल वैसा ही है। 3 टुकड़ों में पेमेंट हुई है। 28 लाख रुपए एक बार हुआ, फिर 8 लाख रुपए हुआ, फिर 44 लाख रुपए हुआ। तो 28 लाख का टुकड़ा वहीं से शुरू हो जाएगा। 8 लाख रुपए अगले साल मिला है, यहां से मिला है तो यहां से शुरू होगा। 44 लाख रुपए 20-21 से मिला है तो वहां से शुरू होगा। कितनी डिडक्शन मिलेगी ये दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में, देख लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो आपसे आगे की चर्चा करेंगे। विल स्टॉप हियर।